सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। वैसे सब लोग ये कहता है कि तुम अपने आप क्यों कहती हो प्यारी बुआ, बाकी लोग कहें ठीक है, तुम केवल बुआ कहो। हमने कहा भाई ये बात भी सही है, नहीं, लेकिन आज निकल गया तो प्यारा कहना पड़ेगा प्यारी तो हम नहीं कह सकते ना, अपने मुंह तारीफ नहीं कर सकते। आज हमें समझ में आया, लेकिन फिर भी गलती से निकल गया दोस्तों। तो भाई सभी को बुआ का नमस्कार और सभी को ढेर सारा प्यार। आज का विषय क्या है भाई? आज का विषय है, पहले तो हमें घूमने जाना है बुआ जी। पहले चली जाओगी घूमने? बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। आज लेखिका आशापूर्णा देवी की पुण्यतिथि है, तो उनके विषय में हम कुछ जानेंगे और घूमने जाएंगे बांधवगढ़। क्या बात है, बांधवगढ़ तो बड़ी प्यारी सी जगह है भाई। बिल्कुल। और अगर किसी का नाम भूल जाए तो क्या काम करें, ये विषय भूल गए थे हम पिछली बार ना। नहीं, भूल कहाँ गए थे, समय ने भुला दिया था। घड़ी ने कहा टिक 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 4 बज गया, टाटा बाय बाय कर दिया, तो बस हमें ये छोड़ना पड़ा था। लेकिन बड़ा प्यारा सा विषय है, तो इस पर चूंकि विस्तार से भाई देखो नेहा बिटिया चर्चा करनी थी, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अगली बार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स लेकर आई हैं नेहा बिटिया, बताएंगी कि भूल जाए तो किस किस तरह से ऐसा दिखाएं कि हमें याद है बिल्कुल। तो देखते हैं, लेकिन और याद करना है आज जब बारिश ने किया परेशान। हाँ, लेकिन आनंद भी तो आया होगा कभी, तो वो लोग तो शामिल होंगे ना कि नहीं? बिल्कुल, वो आनंद लेते। परेशान होने के बाद में फिर उस परेशानी को याद करने से एक अलग आनंद आता है क्योंकि उस वक्त तो बहुत मुश्किलें लगती है कि ये क्या हुआ, चप्पल टूट गई, छाता उड़ गया, कई सारी चीजें होती हैं, रास्ता भूल गए बाद में। लेकिन उन चीजों को जब हम याद करते हैं तो मजा आता है, मजा आता है। लेकिन उस समय जो परेशानी हुई उसके बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा, और कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे आप उससे बाहर निकले। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आशापूर्णा देवी की। बिल्कुल। और समाज में एक दौर वो भी था बुआ जी, जब महिलाओं को कई बंधनों का सामना करना पड़ता था। उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए ही नहीं, बल्कि घर में ही स्वतंत्र रूप से रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। और ऐसे ही दौर में 8 जनवरी 1909 की तारीख में जन्मी कलकत्ता में आशापूर्णा देवी, और इन्होंने आगे चलकर साहित्य की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। बिल्कुल। बांग्ला में लिखी उनकी 225 कृतियों में से 100 से अधिक उपन्यास हैं। बहुत बड़ी बात है 100 उपन्यास लिखना। मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही लेखन की शुरुआत करने वाली आशापूर्णा देवी के लिए ये दुनिया उनके मन के भावों को उजागर करने का माध्यम थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्ला की एक प्रख्यात उपन्यासकार आशापूर्णा देवी ने, जो ये जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कभी स्कूल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा था और इतनी बड़ी साहित्यकार बन गई। और उस दौर के सारे बंधनों का उन्हें पालन करना पड़ा। वो ना तो घर से बाहर निकलती थी, ना उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने मिला। उनके पिता कुशल चित्रकार थे और माँ बांग्ला साहित्य की प्रेमी थी, और उनके जो भाई थे वो कॉलेज जाते थे। और ये जैसे लड़कियां उस वक्त होती थी, पर्दे में पली बढ़ी थी आशापूर्णा देवी। और इन्होंने लिखना कैसे सीखा, किससे सीखा, इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने घर में ही ये सब चीजें सीखी हैं। क्योंकि भाई माँ की साहित्यिक रुचि जो थी, और उसके संग संग पिता की कलाकारी, और शायद भाइयों की भी थोड़ी बहुत मदद थी, ये सब मिलकर उनको उनके लिए ये करना संभव हो सका। लिखना चाहे जैसे सीखा हो, लेकिन लिखने की जो रुचि होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते पर ले आती है। उसके संग संग संवेदनशीलता, विचार, घर में आते जाते साहित्यकार और कला शिल्पियों से जो है ना, इनके लिखने का जो पुष्प था वो अंकुरित हुआ। और जब भी किसी घटना के बारे में सुनती तो उसे अपनी कलम के जरिए कल्पना के पंख लगाकर उड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। और उनके लेखन में एक मौलिकता का भाव है। साथ ही उनकी लेखन शैली की अगर बात करें तो पात्रों को उचित रूप से वो पेश करती हैं, पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करती हैं वो। और यूं तो स्त्री मुक्ति की कई बातें उन्होंने लिखी है, लेकिन इसके लिए भी वो किसी दूसरे किरदार के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखती हैं, बल्कि सारे किरदारों के प्रति एक मानवीय संवेदना रखती हैं और उसी तरह से उन्हें प्रस्तुत करती हैं। तो समाज को बदलना चाहती हैं और एक बड़े स्तर पर उसके बारे में वो सोचती रही। क्या बात है, बहुत कम शब्दों में ज्यादा बातें कहती हैं और उनके लेखन में यथार्थ नजर आता है। उनकी मुख्य रचनाएं उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति, इसके लिए उन्हें साल 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। प्रेम ओ प्रयोजन, अग्नि परीक्षा, स्वर्णलता, माया दर्पण, बकुल कथा, उत्तर पुरुष आदि हैं। और कहानियां हैं जल और आगुन, और एक दिन, आकाश माटी आदि। और इनकी कहानियों पर हिंदी फिल्म भी बनी है, जैसे कि तपस्या और छोटी सी मुलाकात, ये 2 फिल्में बनी हैं। और उन्हें 1964 में टैगोर पुरस्कार, लीला पुरस्कार भी मिला। साल 1976 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
और आशापूर्णा देवी ने ये साबित किया कि जहाँ चाहो वहाँ राह बनाई जा सकती है। समाज की रूढ़ियां अपने कदमों को रोक सकती हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो आजाद हो सकते हैं और ये करना हमारे अपने हाथ में है। और विचार तो आजाद हैं ही, बस जरूरत थी कि उन्होंने उसको कागज पर उतारा कलम के माध्यम से, और हम आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है कि आशापूर्णा देवी, जिनका उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति पढ़ने के बाद स्वर्णलता विपुल कथा पढ़ा, बड़ी गृहस्थी संभालने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें ही पढ़ लिया करती थी, बहुत मजा आया। बंगाल के पृष्ठभूमि की इतनी सशक्त और प्रतिभाशाली लेखिका को नमन। हम भी नमन करते हैं आशापूर्णा देवी को, जिन्होंने 13 जुलाई 1995 को इस नश्वर जगत से विदा ली और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो इसी तरह से आशियां बना हुआ है ढेरों वन्य जीवों का बांधवगढ़ में। हमें तो लगा तुम कहोगे कि बांधवगढ़ में चलिए बुआ, वहीं एक आशिया बनाते हैं। हाँ, वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था भी ऐसे अभी तुम ये आसमान के नीचे रह सकते। हाँ, ये चिड़िया पंछी और इन सब की तरह न जीना शुरू करो, संभव नहीं है। हम लोगों के शरीर की आदत कुछ और पड़ गई है। घूमने चलो बस। हाँ, उसका मजा लो। अभ्यारण्य भी है तो चिड़िया पंछियों की तरह रहने के लिए सोचना भी पड़ेगा। हाँ, यानी पेड़ पर चढ़कर, वो भी बहुत सुरक्षित नहीं है। तो भाई, लेकिन ऐसा है, बातें बता देते हैं, जिसको जाना है घूमने जाइए, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी चलेंगे आपके साथ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के उमरिया से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बांधवगढ़, और राष्ट्रीय उद्यान है। आप हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। 105 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और ये जो है 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1995 को ये राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य बनाया गया। भाई देखो, अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसी जगह बना दी जाती है, बहुत विशाल इलाका, जहां आप डर के रहिए और ये जो है निर्भय होकर घूमे। क्योंकि अभी चिड़ियाघर में क्या होता है कि उनको एक बाड़े में रख दिया जाता है, तो वो मजा नहीं आता है। तो इनको निर्भय होकर घूमने के लिए ऐसा अभयारण्य बनाया जाता है ना, उनके प्राकृतिक तौर तरीके से। अब अरण्य मतलब ही जंगल होता है, तो जहाँ वो निर्भय होकर रह सके। इस राष्ट्रीय उद्यान में देश के सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि पर्यटक यहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है बुआ जी कि हम सिर्फ जाएं और बाघ ही देख कर आ जाएंगे। यहाँ चिड़ियों की 250 से प्रजातियां मिलती हैं। स्तनपायी जीवों की भी लगभग 22 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर है। तब तो मजा ही आ जाए, है ना। और इसके अलावा जो है ना कि एशियाई जो सियार है, लोमड़ी है, स्लॉथ बियर है, धारीदार लकड़बग्घा भी यहाँ दिख जाता है, तेंदुआ, जंगली सुअर, नील गाय, हिरण, चिंकारा और गौर भी देखने को मिलते हैं। हाँ, और तेंदुआ और हिरण की भी कई प्रजातियां हैं यहाँ पर। अच्छा। और इनके अलावा कई दुर्लभ वन्य जीव भी हम यहाँ देख सकते हैं। यही नहीं, तितलियों की बात कर लीजिए, तकरीबन 80 प्रजातियां यहाँ पर हैं तितलियों की। हाँ, ओहो। और कई तरह के सरीसृप भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ वनस्पति और पेड़ पौधे भी यहाँ देखने मिलेंगे। देखो, ये सब है वनस्पति पेड़ पौधे, इसीलिए इनका जीवन सुरक्षित है ना। और तभी तितलियां इतनी मिलती हैं, नहीं तो कहाँ दिखती हैं। अब इतने तरह तरह की तितलियां नहीं दिखती हैं। जाहिर सी बात है कि हम बांधवगढ़ पहुंचे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की सैर करेंगे। जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। इसमें जीप आपको अंदर तक घुमाती है, किराया इसका अलग अलग होता है। अकेले के लिए जीप किराए पर लेंगे तो जाहिर है कि ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन जब और लोग साथ में होंगे या समूह में आप रहेंगे तो आपका जो है पैसा बचेगा, हिस्से में कमाएगा। और रॉयल बंगाल टाइगर्स भी देखे जा सकते हैं। तो ये सब जो है जंगल सफारी में जब आप घूमेंगे तब इसका आनंद ले सकते हैं। और बुआ जी, यहाँ पर्यटकों के लिए रात में खुले आसमान के नीचे कैंप में रहने की व्यवस्था भी है। अरे वाह। और जो वन्य जीवों से सुरक्षित है वो कैंप, तो वहाँ वन्य जीव नहीं आते, ऐसे स्थान पर बना है। हाँ। और यहाँ के ताला गांव में भी ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। जिन्हें गांव देखना हो, मिट्टी के घर वगैरह देखना हो, वो यहाँ जा सकते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान का सबसे निचाई पर स्थित ये जगह है, ये वाली जगह। तो यहाँ हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है, तुम जब टेंट की बात आई तो तुम बिल्कुल खुश हो गई। तो राष्ट्रीय उद्यान की सैर के बाद बांधवगढ़ किले की सैर भी कर सकते हैं। किले के लिए राष्ट्रीय उद्यान के ताला क्षेत्र तकरीबन घंटे भर की ट्रैकिंग करनी होती है। ये किला भारत के पुराने किलों में से एक है। तकरीबन 2000 साल से भी अधिक इसकी उम्र मानी जाती है। यहाँ 35 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसके अलावा तरह तरह के रंग बिरंगी और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं आप। इमारतें भी हैं, है ना, और बांध भी है ना। ये कौन सा बांध है? राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेरा बांध है। और पंछियों को देखने के जो शौकीन हैं वो यहाँ जा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं यहाँ पर।
और बड़े आनंद आता है। देखो पिकनिक की बात तुमने कही तो भाई गीत संगीत भी साथ में होना चाहिए, लेकिन और चीजों की जो है ना वो एहतियात भी बरतना चाहिए। जैसे बाद मतलब में बताएंगे। नहीं मतलब पिकनिक पर जब जाते हैं तो वो जो सामान वामान फैला कर आते हैं, लेकिन चलो अब ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि पहले मना लो, हाँ तब देखेंगे गंदगी हुई है, तब बताएंगे। तो बुआ जी ऐसे पिकनिक के गाने हो, मस्त आराम से घूमते फिरते और बांधवगढ़ जैसी जगह हो, क्या है आनंद ही आनंद। देखो भाई हमने कहा था ना कि जब पिकनिक बनाने की बात है तो बहुत सारी एहतियात उसके संग बरतनी पड़ती है, लेकिन आज हम भाई केवल घूमने की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि हम कोई भी उपदेश देंगे कि ये मत करो वो मत करो। अब चलो हमारे संग घूमने, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान से 235 किलोमीटर की दूरी पर ही है खजुराहो। और इतनी दूर आकर भाई ऐसे ही तो वापस नहीं लौटिएगा ना, तो राष्ट्रीय उद्यान से 195 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर है, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। यहाँ स्थित भेड़ा घाट है, संगमरमर की चट्टानें और ढेर सारे झरने हैं, है ना। और यात्रा के लिए वैसे बुआ जी जो भी समय मिले अच्छा ही लगता है, बस निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बात करें बांधवगढ़ जाने के सही समय की, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो समय है ये उचित माना जाता है। और उसमें भी मार्च जो है सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि ना तो ज्यादा ठंड होती है ना तो ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे में वन्य जीव ज्यादा बाहर हमें नजर आते हैं और बहुत सारे वन्य जीवों को हम देख सकते हैं। और देखो एक तो आकर्षण रहता ही और मन में रहता है कि हम उन्हें सजीव देखें और उन्हें अपने स्वरूप में देखें, जैसे वो निर्भय होकर रहना चाहते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, घने पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा चक्रधारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वो स्थान है जो बाघ देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वनस्पतियां और जीवों दोनों की विभिन्न प्रजातियों को आप देख सकते हैं। यहाँ आप बाघों की सबसे ज्यादा संख्या देख सकते हैं। उनमें से कुछ हैं भीमा, बमेरा, चांदनी, कंकटी, राजभरा, डोट्टी कृष्णा, सूखी पटिया और मारचैनी। तो ये कुछ इन्होंने जानकारी दी है। अब ये बाघों का प्रजाति है क्या है पता नहीं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जानकारी में इजाफा किया। और घूमने जाने की बात है तो भाई ध्यान रखिए कि मार्च के महीने में जा रहे हैं, होली के आसपास न जाएं, क्योंकि त्योहार वाले हफ्ते में शायद उद्यान आपको बंद मिले किसी दिन। और बुधवार को भी पार्क बंद रहता है। जंगल सफारी की बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है। हमें लगता है हाथी पर भी घूमा जा सकता है ना, हाथी पे भी घूमा जा सकता है यहाँ। और अगर यहाँ जाना हो, पहुंचना हो, तो इसके लिए सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से टैक्सी और गाड़ियां मिलती हैं। और अगर हवाई यात्रा के लिए आप जाना चाहें तो जबलपुर हवाई अड्डा है 210 किलोमीटर की दूरी पर, तो सबसे पास वाला यही है। फिर खजुराहो हवाई अड्डा जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जबलपुर हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो कहीं से भी आप वहां आ सकते हैं। हाँ। खजुराहो वाला जो हवाई अड्डा वैसे दूरी भी है 250 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर और दूर है वो तो, है ना। जबलपुर से तकरीबन 5 घंटे का समय लगता है। खजुराहो से जाएंगे तो और ज्यादा समय लगेगा, तो आप ऐसा न कीजिए। आप जबलपुर से जाइए। रेल मार्ग का चुनाव करते हैं तो भी जबलपुर है, आगरा है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और सबसे पास रेलवे स्टेशन है उमरिया रेलवे स्टेशन, जो 22 किलोमीटर की ही दूरी पर है, तो ये ज्यादा नहीं है। और फिर वहां से आप टैक्सी ले लें, बस उपलब्ध रहती हैं। बस लीजिए और तैयारी कीजिए, प्रकृति के निकट जाकर जीवन का आनंद लीजिए। घूमिए फिरिए और हमें भी बताइए जब जाते हैं तो हमें पता चले ना सारी चीजें कितनी कि हम तो जाना चाह रहे हैं, हमारा भी प्लान बन रहा है। लेकिन पहले आप जिस तरह से बताएंगे हम लोग उसी तरह से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल। तो बुआ जी ऐसे पत्थर अगर गीत गाने लगे वाकई तो कितना आनंद आया। तब तो तुम लौटोगी नहीं, तुम वहीं रह जाओगे। हम गए खजुराहो गए और अचानक पत्थर गीत गाने लगे तो या तो डर के भागोगी, वहीं गिर जाओगी कहीं, और या तो फिर दोबारा नहीं जाओगे। या तो वीडियो बनाने लगेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जिसको जहां मौका मिल रहा है वीडियो बना रहा है, और जहां मौका मिल रहा है वहां नाच रहा है। खूब अपने मन का लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ सीमाएं हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि ये 32 दांतों के बीच में है बांधवगढ़। अरे मतलब 32 पहाड़ियों के बीच में। अरे गलती हो गई, 32 ऐसी संख्या थी कि बस उसके बाद यही आता है 32 दांत। खैर कुछ इसी तरह से अच्छी तरह से मजबूती से उसे संभाल के रखा गया है। तो इतनी सुंदर प्राकृतिक जो है सीनरी जैसी लगती है जब आप वहाँ जाएंगे, तो ज़रूर जाइए। लेकिन अब जो है कि हमारे एक साथी ने तो हमारे इस विषय को बड़ा गंभीर बना दिया। बड़ा डर लग रहा है इस पर बात करने में। क्यों? अरे ये जो तुमने लिखा है ना, भूले नाम करें ये काम, जिसके बारे में बहुत ढेर सारी बात बताने वाली हो, तो हमारे साथी कह रहे हैं भूले नाम करें ये काम, यानी भूलने पर क्या करना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तो आप तब करिएगा जब आप जानिएगा कि भूलना होता
क्या है? दरअसल भूलना मानसिक बीमारियों में गणित एक बीमारी है जिसे अल्जाइमर कहते हैं। सामान कहीं रखकर भूल जाना, किसी से मिलकर भूल जाना या कल क्या खाया ये याद न आना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। तात्पर्य इस बीमारी में नाड़ी संस्थान की कोशिकाओं में डीजेनरेशन होने लगता है, फलतः स्मृति लोप होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में ही स्मृति सागर रस का प्रयोग कराया जाता है। ओह, इन्होंने प्राकृतिक दवाएं भी बता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस दूरी तक अगर पहुंच जाए भूलने की आदत आपकी, तो आप उससे जरूर चिकित्सक की परामर्श ले सकते हैं और उनसे दिखा सकते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ कि बस नाम ही भूलते हैं, चीजें भूल जाते हैं, बस नाम भूल जाते हैं, चेहरा याद है, कहाँ मिले थे, किस जगह मिले थे, कब मिले थे, सब याद होता या है, पूरे गणित नाम भूल जाते हैं। हाँ, या गणित वगैरह के सवाल बहुत अच्छे से याद रहेंगे, हर व्यंजन विधि बहुत याद रहेगी, क्या खाया विधि याद रहेगी, व्यंजन का नाम भूल जाते हैं। तो कई बार कुछ तो हमने बनाया था, पनीर से बनाया था, उसमें ये डाला था, कुछ तो अच्छा सा नाम था। अच्छा, हमारे संग बड़ा मजा होता है। जैसे कि नेहा शर्मा नाम है ना, तो नेहा याद रहेगा, उसके संग हो सकता है कि हम तिवारी लगा दें। हाँ, तो फिर कुछ लोग तो समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं समझ में आ गया ना भाई, ठीक है, तिवारी लगा चाहे शर्मा, नेहा तो सही है ना। 50% अगर सही है तो फिर सही है। बिल्कुल। तो इसी से 50% भी माना जा सकता है। इसका एक ये भी तरीका हो गया कि भाई अगर हमें याद है कि उस व्यक्ति से हम मिले, हम उसे पहचानते हैं, तो तब तक माफ कर देना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ इतना तो याद है इसे, तो फिर चलिए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर फिलर का टाइम आ रहा है, अंतराल का समय है, और अगर आप नहीं लेंगे अंतराल, तो माफी नहीं होगी। तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेहा बेटिया, हमने जैसे कहा था कि ये 50% याद रहे कहें, इसको याद रहता है कहें, या ये कहें कि 50% भूल जाते हैं। तो ये तो आदमी सामने नहीं है तो चल जाता है। जैसे हमने तुमसे कहा कि अरे भाई वो राजुल समीर आई थी, तो तुमने कहा कि नहीं बुआ, वो राजुल समीर नहीं प्यारी बुआ, आप बात समझिए, राजुल अशोक दीदी हैं। तो हमने कहा अरे तो तुम्हें समझ में आ गया ना, लेकिन जब सामने होंगी तब क्या होगा, सोचो जरा। सामने होने से तो काफी मुश्किलें हो जाती है। और अगर नाम कोई ऐसा नाम हो जो बहुत ज्यादा प्रचलन में हो, और हमारी पहचान के ही 4-5 हो, तब तो और मुश्किल हो जाएगी। अगर आधा भूलते हैं नाम तब। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, पूरा भूल जाना चाहिए। तो पूरा भूल जाना चाहिए। कुछ तरकीबें लगा सकते हैं। तो वो जो तरकीबें लगा सकते हैं, वो जो हम बताएंगे, तो वो आप जब लगाएंगे तो आपको हमारी भी याद आएगी। क्योंकि वैसे कहा तो जाता है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच तो ये है कि नाम ही तो हमारी पहचान है ना। हाँ। और ये अलग बात है कि एक ही नाम के कई लोग दुनिया में मौजूद हैं, और अनोखे नाम तो बड़ा दुर्लभ ही हैं। जैसे आपने अभी एक नाम बताया, वो थोड़ा अनोखा है, तो हमें फिर भी याद रह जाएगा। लेकिन कुछ नाम है, जैसे कि हमारा ही नाम ले लीजिए, अगर आप बाजार में जाकर चिल्लाते हैं तो आपको 8-10 लोग तो मिलेंगे, ऐसे ही आ जाएंगे, भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, हैप्पी नाम परिवार में भी होते हैं 3-4 तो उसमें कोई अच्छा, बहुत अगर परिवर्तन उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा तो आगे जो है आधा सा लगा होगा। हाँ, स्नेहा भी हो सकता है, तो वो बोलते वक्त भी वो नेहा ही होता है आमतौर पर। यही तो एक ही जैसे नाम होते तो भूल जाते, वो ठीक है। लेकिन कई बार तो लोगों को नाम ही याद नहीं रहता, बिल्कुल भी नाम याद नहीं रहता। चेहरा याद है, वहां मिले थे बाजार में, उससे मिले थे, सारी हरकत याद रहेगी। हाँ। फिर तो हम नुस्खा क्या है, बताते हैं ना अलग अलग चीजें कि वो जो ऐसा करता है ना हमेशा, तो फिर हम वो एक तरह से जब फिल्मों के नाम गेस करने होते हैं ना, तो इशारों से वैसा नाम निकालने दमशराज जो खेलते हैं उस तरीके से। तो लेकिन किया क्या जाए, ये तुम कुछ बताने वाली थी ना। तो ऐसे नुस्खे हैं कुछ, जिससे कि हम लोगों को सामने उनके रहकर भी उन्हें हम उनका नाम भूल गए ये ना बताएं, और उनका नाम उन्हीं के मुंह से निकलवा लें। जैसे कैसे निकलवा लोगी, मतलब मुस्कुराती रहोगी, निकाल देंगे, वो कह देंगे मेरा नाम ये है नेहा। जैसे वो सामने आए तो एक बार मुस्कुरा सकते थोड़ी देर तक। तो या तो बिना संबोधन के ही पूरी बातें कर लीजिए। और सामने अगर जैसे रास्ते में मिले तो संबोधन की जरूरत नहीं, अरे आप कैसे हैं, क्या हैं, और इस तरह से हमने सारी बातें उनसे कर ली। अगर उन्होंने आमने सामने, हो सकता है वो भी हमारा नाम भूल गए हो तो ये वाले जो ट्रिक है वो काम आ सकती है। दोनों ही नाम भूल गए, दोनों बिना संबोधन के बात करेंगे। लेकिन मुश्किल ये होती है जब घर में आके आपको बताना हो कि फला मिला था। हो सकता है आपके भाई का मित्र हो या बहन की मित्र हो, कुछ भी हो, तब बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है नेहा बिटिया कि ये जो हम जब ड्रामा करते हैं कि नाम याद नहीं है और बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो आपको फिर अच्छी तरह से ड्रामा करना पड़ेगा। अगर कहीं आपकी आंख से वो पोकर वाला मुंह जैसे झलक गया और ऐसे आपकी आंखों में है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो तो समझ रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने पूछ लिया कि आपने पहचाना, तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे देखिए वो आजकल का मौसम जैसा है तो इस तरह से आप बातें घुमा सकते हैं। अगर सामने वाले ने बूंद में बह गया, बारिश में बह गया, तो किस तरह से बातें आप थोड़ी घुमा सकते हैं। और सामने कुछ ऐसी बातें भी घुमा सकते हैं कि सामने वाला अपना नाम खुद ही कहे
जैसे कि हम कह सकते हैं कि अरे यार तुम्हारे नाम के साथ उस दिन जो काफिया मिला मिला के कैसी कैसी शायरी कर रहा था वो मेरा एक दोस्त, अगर उसका नाम ना भूलें आप तो। अच्छा। तो अब वो पूछे कि कैसी, तो बोले कि पहले तुम बताओ तुम्हारे नाम के साथ कौन कौन से शब्दों का काफिया तुम मिला सकते हो, फिर हम बताएंगे कि उसने क्या क्या मिलाया था, तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तुम सब्जी काफिया से आप शायद पता कर सकते हैं। अच्छा, सब्जी खरीदने जा रही हो अगर, तो काफिया कहाँ से मिलाओगे तुम? नहीं, सब्जी तो हम ये दीजिए वो दीजिए कह सकते हैं। नहीं, वो मान लो दोस्त वो सामने मिला, हाँ। तो कहेगा अच्छा ये बेमौसम बरसात कर रही है, पता नहीं विषय कौन सा विषय चल रहा है और ये क्या बात कर रही है। तो भाई बात सही है ऐसे, लेकिन नाम भूल जाने पर बहुत सारी चीजें करनी होती है और उस वक्त आपको पूरी दुनिया आसपास दिखती नहीं है। हाँ। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम ही याद करना होता है बस, और वो लक्ष्य आपको मिलता नहीं है, तो आपको उसका नाम ही याद नहीं आता है। तो ऐसे में जैसे तुमने ये बात कहा वो बिल्कुल वैसे सही है हद तक, कि आप बहुत सारे आप बताएंगे जैसे यार तुम्हारे नाम के संग क्या क्या मिल सकता है, पहले क्या जुड़ सकता है, बड़ा मजेदार तुम्हारा नाम है, देखो तुम बताओ खुद, तुमको पता है तुम्हारे नाम की क्या खूबी है, देखो उसके पहले क्या क्या जुड़ सकता है, तुम पहले बताओ तब मैं बताता हूँ। हाँ। तो वो किया जा सकता है, लेकिन उसके संग संग एक बात और है कि सच बात है कि बिना नाम लिए भी बहुत देर तक बातें की जा सकती हैं, और अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं हम बिल्कुल कुछ लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ। जैसे लगता है कि सारी मोहब्बत, सारा अपनापन अगर नाम याद है तो आपको प्यार हम करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल बेवफाई वहीं पर दिख जाती है। तो आप पता नहीं, पहचानते ही नहीं है। हाँ, तुम अच्छा तो नाम भी भूल गए, लो भैया ठीक है। हाँ। तो क्या कहा जाए, तो हम तो अक्सर ये कह देते हैं कि भाई देखिए हम बहुत सारे शहरों में रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम नाम के मामले में थोड़ा सा पैदल हैं, तो अभी तो साइकिल और स्कूटर पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप थोड़ी सी आप मदद कर दीजिए, नाम बता दीजिए, बाकी सब चीजें हमें बहुत याद हैं आपकी। तो हो सकता है वो मान जाए। हो सकता है वो मान जाए, और एक और तरीका भी हो सकता है जब हम इस तरह से थोड़ा नाटक कर ही रहे हैं, थोड़ी ड्रामा कर ही रहे हैं, और आजकल तो इतनी सारी चीजें तो हमें पता चल चुका है कि सभी थोड़ी एक्टिंग कर ही लेते हैं जी। तो ऐसे में थोड़ी दुख भरी दास्तान सुनाइए कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आजकल जीवन में क्या चल रहा है, और अचानक जो नाम उसका आपको याद आ रहा है उस नाम से उन्हें पुकार लें जी। तो अब वो कहेंगे कि अरे मेरा नाम ये नहीं है, फिर बोले यार मैं तुम्हारा ये नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा दिमाग ही फिर गया है। हाँ। तो मैं क्या करूँ, आजकल ऐसा चल रहा है, जीवन ऐसा चल रहा है, क्या बताएं तुम्हारा नाम यार, तो वो अपने आप ही अपना नाम बता देंगे। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है, वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उन्होंने इतना कह दिया कि पूछने लगे कि नाम बताओ, तो आप बात घुमा भी सकते हैं कि यार मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग नाम के पीछे इतना क्यों पड़ जाते हैं, कुछ आप घुमा के कोई और कहानी किस्से भी बता सकते हैं कि फला जगह यही हो गया, इसी बात पर दो दोस्तों में लड़ाई हो गई। अब बताओ इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई होनी चाहिए? तो हो सकता है कि उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो कि इतनी छोटी सी बात पर नहीं लड़ना चाहिए, तो हो सकता है वो खुद ही उस बात को छोड़ दें। हाँ। कि लगे कि अरे छोड़ो। और वो फोन भी हमें बचा सकता है ना इस चीज से, हम कहें कि तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर नहीं होगा, मुझे बता, अभी नंबर बताओ, मेरे पास नंबर सेव्ड है। हाँ। तो वो नंबर बताएंगे तो ऊपर अपने आप नाम लिख के आ जाता है ऐसा। और हाँ? वो वाला फोन हमारे में नहीं रहता है, तो हम फिर मुंह देखते हैं उनका किस नाम से आपका नंबर सेव करें। हाँ, ये भी तो हम तो फिर उनका मुंह देखते हैं, ऐसे नंबर लिखने के बाद हम उनको बताते हैं देखिए मेरा नाम लिख लीजिए आप, हैं, तब वो बताते और प्लीज आप अपना भी बता दीजिए। नहीं, हम तो कहते हैं किस नाम से सेव करें। हाँ। तो कहते हैं नाम नहीं पता, हमने कहा नहीं, हो सकता है कोई आपका और निक नेम हो, तो आप किस नाम से जाने जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा भी होता है, हम कहते हैं नहीं पूरा नाम अपना बताइए ताकि नंबर सेव करने में ठीक रहे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, या अक्सर ऐसा भी हम अब थोड़ा सा ये भी हम करते हैं कि भाई देखिए हमने नंबर सेव कर लिया है, आप अपना नाम और पूरा पता ना एक बार ठीक से लिखकर इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ, गलत ना हो जाए, तो वो भी ठीक रहता है। व्हाट्सएप का जमाना आ गया, तो व्हाट्सएप में सब अपना नाम आमतौर पे लिखे ही होते हैं, तो वहां जाकर हम बाद में चेक कर सकते हैं। और भी थोड़ा नाराजगी दिखा सकते हैं, जैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे, नाम भूल गए आप। हाँ। तो बनावटी अंदाज में कहिए हेलो भाई हमारा नाम ये है, और आप कौन है भाई, बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं, कौन है साहब आप। तो हाँ। वो अपने आप अपना नाम हंसते हुए अपना नाम बता देते हैं, वो भी इसी तरह से जैसे आप अपना नाम बता रहे हैं। तब पता लगेगा कि दोनों जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होकर आए हैं, है ना, और रास्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जी। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो उन्हें कह सकते हैं आपकी भाई हमें लगा आप इतने दिन से मिलने नहीं, बड़े आदमी हो गए, आपसे इसी तरह से अदबी से मिलना पड़ेगा, अदब दिखाकर, और आपको अपना परिचय भी देना पड़ेगा, क्या पता आप हमें भूल गए हो। तो वो फिर अपना नाम बता देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गया कि इस तरह से हम बात करें, और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि साफगोई के साथ आप बता दें कि भाई नहीं याद आ रहा है, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, बेहतर है कि आप नाम बता दें।
और बाकी तो यार जो दोस्ती है, जो भी चीज़ें हैं वो तो वहीं रहेगी ना। हम नाम भूलें या याद रखें, एक ही बात है। और बहुत अगर आपको लगता है तो कान पकड़ कर कह दीजिए कि भाई आगे से नहीं भूलेंगे। हाँ, और कहीं लिख भी लें कि ना भूलें ना। लेकिन ये भी है ना कि जो जब कभी हमसे इस तरह से कोई हमारा नाम पूछता है कि हम भूल गए, तो हमें भी थोड़ा दरिया दिली दिखाते हुए बता देना चाहिए नाम। हाँ, तो ये उस बात को खींचते रहने के, उसकी बजाय हम दूसरी बहुत सी बातें कर सकते हैं। और इसके संग संग एक बात और है कि याद रखते समय कुछ चीजों को याद रखिए कि अच्छा इनका नाम जो है वो हमारे उस वाले फूफा जी का नाम भी है। तो इस तरह से आप कहीं कहीं कुछ कनेक्शन जोड़कर याद भी रख सकते हैं कि अच्छा इस समय के हमारे जो देश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ये है, या फलां उनका हीरो का ये नाम है, इससे जोड़ लेते हैं, या इस फिल्म में इस हीरो का ये नाम था, या इस हीरोइन का नाम था। तो कुछ चीजें आप ऐसे याद करने के लिए कर भी सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो बेहतर है कि याद करते समय थोड़ा सा मजबूती रखिए, तो भूलने की गुंजाइश कम रहेगी। याद नहीं भूल गया, लेकिन बहुत सी बातें याद आ रही हमारे साथियों को। नहीं, लेकिन देखो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हम लोग 7 भाई बहन थे। हम लोग को घर के नामों से जैसे पप्पू, गुड्डू, गुड़िया, मुन्नी आदि से बुलाया जाता था। मेरे पिताजी अपने अधिक काम के कारण हम लोगों के बाहरी नाम भूल जाते थे, जिससे हम लोग थोड़ी परेशानी में पड़ जाया करते थे। तो भाई ये भी होता है। और अक्सर 2 बहनें ऐसे होती है ना कि जैसे कि रीमा सीमा, तो लोग भूल जाते हैं रीमा को सीमा, सीमा को रीमा कहते हैं। तो इसमें बहनों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब तो काम से अगर वो जो काम कहा है करने का मन है तो कर दो, और नहीं करने का मन है तो कह दो कि भाई हमारा तो ये नाम ही नहीं है, आपने तो उनसे कहा था। ये आप कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं उसका। इस तरह से बस इस तरह से लोग होते हैं। बहुत से क्लास में भी जब हम पढ़ते हैं तो शिक्षकों को कई बार ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ये है, और ये एक जैसे दिखते हैं। जब कई लोग, बिल्कुल सही बात है, उनकी सेहत एक जैसी होती है, उन दिखते करीब करीब एक जैसे, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं। जी हाँ। तो ऐसा लगता है कि तुम वो हो या तुम वो हो। तो इस तरह की बातें होती हैं अक्सर। बस शिक्षक तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम बता भी देते हैं। हाँ, बताना ही पड़ता है भाई, शिक्षक तो शिक्षक ही है। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय में बात लिखकर भेजी है, लेकिन हम लोग ने जो बात की है कि बारिश के दिनों में क्या हुआ आपके साथ, ये ज़रूर बताइए आप। तो लोग बता रहे हैं कि बारिश के समय की बात है, मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अधिक रकम पहुँचानी थी। मैंने पैसे को बैग में रखकर स्कूटर से थोड़ी दूर चला। कॉलोनी के अंदर पहुंचकर इस तरह बारिश हुई, कमर तक पानी भर गया। स्कूटर भी पानी में आधे से ज़्यादा डूबने के बाद बंद हो गया। स्कूटर पैदल ही घसीटना पड़ा। पैसा अधिक था, इसलिए बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। किस्मत अच्छी थी कि एक खास मित्र का घर भी बीच में पड़ता। मैं वहीं रुका, पैसे उनके घर पर रख कर स्कूटर बदला, फिर वापस घर आ गया। आज मैं अपने बच्चों को इस तरह से बारिश में निकलने के लिए रोकता हूँ। तो बात तो सही है और वाकई मुश्किल वाली बात थी। हमारे एक साथी कह रहे हैं, हम लोग 7 कपल्स का ग्रुप जसीडीह गया था। मंदिर दर्शन खूब अच्छे से हो गया। लौटते समय चाय की गुमटी मिली, सबको मन कर गया चाय पीने का। शाम भी हो गई थी और बादल छा गए थे। बस फिर क्या था, चाय पीते पीते बारिश आ गई। हम सब खूब भीगे और भीगते भीगते पैदल ही अपने भवन तक गए। तो इनका जो अनुभव है काफी अच्छा है, इन्हें बड़ा आनंद आया। मजेदार था, क्या बात है। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि पुरानी बात है, बारिश में फंस गए थे एक बार बीकानेर के गंगा शहर, घुटनों तक पानी, पैदल चलकर जाना पड़ा। अब तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ऐसी बारिश हो और कब मैं उसी जगह घुटना भर पानी में चलता हुआ फिर पैदल जाऊं। तो ये यादें रहती हैं और ऐसा लगता है कि फिर से किसी तरह से उसे जिया जाए। हमारे एक साथी कहते हैं कि एक बार कहीं बाहर से ट्रेन से किसी प्रोग्राम में आ रहे थे, तब काफी बारिश हो रही थी। पटरियां भी पानी में डूबने की वजह से और तेज बारिश से बहुत लेट हो गई थी, ट्रेन लेट हो गई थी। न साथ में खाना था तो भूखे ही सो गए, भूखे ही रहे। सुबह पहुंचने की जगह शाम हो गई। सब लोग चले गए थे क्योंकि प्रोग्राम का समय खत्म हो गया था। वो परेशानी बहुत याद आती है। तो भाई दिक्कत बहुत होती है। कभी कभी तो बारिश इतनी तेज होती है कि रास्ता भी भूल जाते हैं। गाड़ी आदि में जो वाइपर होते हैं वो भी काम नहीं करते हैं। पहले इक्के तांगे चलते थे तो उसमें भी बचपन की यादें रह जाती हैं कि एक बार हम लोग जा रहे थे तो जो घोड़ा था उसके जो पूरे खुर जो थे वो पूरे पानी में थे, और जो हमारी छोटी बहन थी वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उसको इतना डर लग रहा था बारिश से कि पूछो मत। शुरू शुरू में जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जाके दौड़ के नहा लें, उसमें बड़ा आनंद लें। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बारिश पड़ने लगती है, रोजाना होने लगती है, तो ऐसा लगता है अब बंद हो जाए, धूप निकलने लग जाए, बहुत हो गया। तो हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब वर्षा ने परेशान किया इस विषय पर उन्होंने लिखा, तो बात कुछ पुरानी हो गई है। हमारा खेत गांव से 2 किलोमीटर दूर है। मैं खेत गया और जाते समय रेडियो साथ में लेकर चला गया था। घर में गया था तब बरसात आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी।
अचानक बादल आए और पहले तो थोड़ी धीरे धीरे बरसात शुरू हुई, पर थोड़ी ही देर के बाद बरसात बहुत तेज होनी चालू हो गई और रुक ही नहीं रही थी। खेत में अकेला था और झोपड़ी भी खेत में नहीं थी। मेरे पास कोई कुछ था ही नहीं, सिर्फ रेडियो था और मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब ये रेडियो आज नहीं बचेगा। तो मैंने मेरा शर्ट खोला और उसे लपेटा जैसे तैसे और मन ही मन सोचा कि भले ही मुझे कुछ भी हो जाए पर रेडियो बचना चाहिए, रेडियो सही सलामत रहे तो सब कुछ है। वैसे रेडियो का बचाव हो गया था, पर ये बात जब भी बरसात आती है तो मुझे वो बरसात का दिन याद आ जाता है। हाँ, वैसे ऐसे ही होता है ना, जब बारिश आती है और भीग रहे हों तो तुरंत हम जल्दी जल्दी से अपने घड़ियां जो हैं वो अलग रख लेते हैं। आजकल फोन तुरंत बचाया जाता है। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि बारिश में छोटे मोटे नाले कब उफान पर आ जाएं कहीं नहीं कह सकते। ऐसे ही एक दिन हम लोग देवी मंदिर जाने के लिए निकल पड़े सुबह, तो मौसम बहुत खुशगवार था। मौसम का मजा लेते हुए मंदिर पहुंचकर माता जी के दर्शन किए, खाना वगैरह खाया, तभी बादल घिरने लगे और हमेशा हम लोग जल्दी जल्दी निकले। बीच जंगल में पहुंच ही रहे थे कि बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इतनी तेज बारिश थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे जैसे तैसे गाड़ी चलाते पास ही एक होटल में पहुंचे, रात वहीं बितानी पड़ी। दूसरे दिन दोपहर में बारिश रुकी तब कहीं जाकर घर के लिए निकले। पूरे रास्ते खराब हो चुके थे। वो तो देवी माँ की कृपा थी कि हम सभी सही सलामत घर पहुंच गए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाइक से अकेले में कई बार कहीं से लौटते समय बारिश से अच्छी खासी मुठभेड़ तो हो चुकी है। और एक यात्रा की याद साझा कर रहा हूँ। बात जुलाई 2014 की है। मेरे ननिहाल में एक विवाह आयोजन था। मैं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी तीनों बाइक से गांव गए थे। मेरे निवास से मेरा ननिहाल ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम को वापस आना जरूरी था, लेकिन कुछ लेट हो गए और गांव से जब निकले तब बारिश के कम ही आसार थे। लेकिन गांव से कुछ दूर निकलते ही बहुत जोर की बारिश और बिजली कड़कने लगी। ना तो गांव वापस लौटने का मन और ना ही बिजली कड़कते समय किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह खड़े होने से अच्छा। तो इससे अच्छा था कि चलते जाएं। अंधेरा हो चुका था, लेकिन अपनी बाइक और ईश्वर पर अटूट भरोसा होने के कारण सुरक्षित घर आ गया था। आज भी मेरी पत्नी और बेटी उस दिन की यात्रा को याद करके सिहर जाती हैं। ये बात तो सही है। इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं याद रहती हैं। 2019 की बात है। हमारे छोटे लड़के का विवाह दिसंबर में होना तय हुआ था। दोनों बच्चे नौकरी में पुणे में थे और छुट्टी मिलने का सवाल ही नहीं था। उस साल इंदौर में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। हमें शादी के लिए कपड़े और अन्य चीज़ों की खरीदारी करनी थी। इंदौर में बाजार भी 11 बजे के बाद खुलते हैं। जैसे ही लिस्ट लेकर चलने को होते बारिश रुक जाती थी। स्कूटर पर भीगने से ज़्यादा स्लिप होने का डर रहता है। हाँ, लिस्ट लेकर चलते तो बारिश शुरू हो जाती थी, इनका कहना है। और कभी कभी ऐसा भी होता कि जाते समय मौसम साफ रहता था, पर 3-4 घंटे बाद वापसी के समय बारिश ज़ोरदार होने लगती। हमने फिर यही तय किया कि ऑटो से जाना आना करेंगे और ऐसे ही खरीदारी की। तो भाई इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग रास्ता निकाल लेते हैं ना। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि आज मेरे शहर हल्द्वानी में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। मैं दिन में 1 बजे स्कूटी से लौट रहा था। तेज बारिश में धीरे धीरे आ रहा था, तभी एक ट्रक अचानक मेरे सामने आ गया और घबराहट में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटी एक गड्ढे में गिर गई। बमुश्किल मैंने खुद को वहां से निकाला। आज की ये बारिश मुझे कभी ना भूलेगी। तो पूरी उम्मीद है कि वो कुशल होंगे और बिल्कुल सही बात है, ज्यादा उन्हें कोई चोट नहीं लगी होगी। देखो कुशल होंगे तभी संदेश लिख रहे हैं। भाई देखो ऐसा है ना नेहा बिटिया कि किसी ने लिखा है कि फूफा की 13वीं से लौट रही थी, साथ में 2 बच्चे थे, खूब पानी बरसने लगा, वो अपनी बातें उन्होंने लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि अपनी प्रसव के लिए मैं जा रही थी, मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन मुझे लेने आए थे, कैसे इन्हें रास्ते में बड़ी दिक्कत हुई। फिर बेटी भी थी साथ में 3 वर्षीय, जिसको पापा ने गोद में उठाया और कमर तक पानी था। और फिर इन्होंने लिखा कि रुके हम, फिर किसी तरह से एक दिन बाद फिर घर पहुंचे, मायके फुलेरा पहुंचे। फिर एक दिन बाद मुझे बेटा हुआ, लेकिन उस दिन की बारिश का मंजर याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो और कोई हैं जो जिनको बहुत तेज बारिश में फंस गए और दूसरी तरफ निकल गए, जहां जाना था उसके दूसरी तरफ। फिर उन्हें किसी सब्जी वाले ने वो देखे और उन्होंने उन्हें रास्ता बताया और किसी तरह से वो 2:30 बजे 8 घंटे बारिश झेलते हुए दहशत में उनका पूरा वक्त बीता और वो किसी तरह से वहां पहुंचे। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि जूनागढ़ गिरनार पर्वत चढ़ने गए थे, मौसम बारिश का था, रोप वे तो था नहीं, पर्वत पर सीढ़ियां चढ़कर जाना था। पहली बार ट्रक पर पहुंचने से पहले ही जोरदार बारिश हो गई, पहली टूक पर। फिर उन्होंने लिखा हवाएं तेज चल रही थी। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि बैलेंस नहीं रख पा रहे थे, सब भीग रहे थे, रास्ते में सीढ़ियां, कोई शेल्टर होम नहीं था, छाता था, कोई काम ही नहीं कर रहा था। वहीं से वापस हम लोगों ने उतरना शुरू कर दिया। तो
इस तरीके की चीजें हमारे साथियों ने लिखी है। फिर इन्होंने लिखा है कि किसी तरह से धर्मशाला में पहुंचकर लकड़ियां जलाकर तापी, तब हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। और हमारे एक साथी का तो किस्सा बहुत ही रोचक है। वो कह रहे हैं जब ससुराल पहली बार जा रहे थे, बस से उतरे और बारिश हो गई बहुत जोरदार, पेड़ का सहारा लिए फिर भी भीग गए। कच्ची सड़क पे कीचड़ थी तो जूते को हाथ में लिए धीरे धीरे कपड़े उतरते गए और सिर्फ गंजी बनियान में ससुराल के रास्ते के लिए निकल गए। तो खैरियत थी कि नई नई शादी होने के कारण राहगीरों ने तो नहीं पहचाना और मिठाई के डब्बे को भी पेड़ के नीचे ही उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे वो पहुंचे ससुराल। तो ससुराल में लोगों ने पहचान लिया ना। वाकई भाई अगले कार्यक्रम में जरूर बताइएगा, लेकिन हम अब विदा लेते हैं। बिल्कुल। इस कार्यक्रम से दीजिए नेहा शर्मा और बुआ को इजाजत स्वीकार कीजिए। नमस्कार। विविध भारती